गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का हिस्ट्री क्लासेस बाय कमलेश कुमार में हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक भारतीय इतिहास की कुछ विषय का सेकंड चैप्टर राजा, नगर और किसान पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने इस चैप्टर से रिलेटेड लगभग सभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं। आज की इस वीडियो में, क्योंकि अंतिम वीडियो है इस चैप्टर की, तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचता है फाहियान, जो एक चीनी यात्री था। उसके अलावा जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में आते हैं, वैसे तो हमने मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो कर लिए हैं साथ साथ में ही, जितनी भी पिछली वीडियोस थी उसमें, लेकिन फिर भी हम उनको थोड़ा थोड़ा टच करेंगे। और जो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जामिनेशन में आते हैं शॉर्ट आंसर में, उसमें से कुछ चुनिंदा प्रश्न मैंने इस वीडियो में आप लोगों के लिए तैयार किए हैं विद नोट्स। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाहियान की। फाहियान के बारे में हम बात करेंगे कि फाहियान था कौन। लेकिन उससे पहले जो इस चैप्टर के ऐसे प्रश्न जो हमने पहले डिस्कस कर लिया शॉर्ट आंसर में आते हैं, उनको फटाफट से मैं आप लोगों को बता देता हूं, ताकि अगर आप लोगों से कुछ छूट गया तो उसको आप ज़रूर अपनी कॉपी पे लिख लें। सबसे पहले हम बात करते हैं कालिदास की। कालिदास जो कि सॉरी कालिदास को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सीक्वेंस वाइज में बिंबिसार, अजातशत्रु, ये दोनों प्रश्न हमने कर लिए हैं। उसके बाद नंदवंश की बात करते हैं, महापद्म नंद कौन था। उसके बाद हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कौटिल्य कौन था। कौटिल्य के ऊपर दो प्रश्न आते हैं, कौटिल्य कौन था और दूसरा अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है। अगर आप लोगों ने ये प्रश्न अपनी कॉपीज पे नहीं लिखे हैं तो पिछले जितने भी वीडियोस मैंने भेजे हैं उनमें सब में ये नोट्स पड़े हुए हैं, आप लोग वहाँ से इसको ज़रूर अपनी कॉपीज पे लिख लें। और दूसरा, उसके बाद हम बात करते हैं मैगस्थनीज कौन था। मैगस्थनीज के ऊपर प्रश्न आता है इंडिका से क्या अभिप्राय है। ठीक है। उसके बाद और इस चैप्टर से रिलेटेड जो छोटे प्रश्न थे सारे, वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए हुए हैं। बाकी अभी जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी, इसमें जो प्रश्न मैंने किए हैं साथ साथ में जो छूटा हुआ भी पोर्शन है हमारा, उसको भी हम आगे करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाहियान की। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि फाहियान प्रथम चीनी यात्री था जो चीन से भारत आया था, भारत की यात्रा पे आया था। और भारत की यात्रा में आने का इसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना, बौद्ध स्थलों की यात्रा करना और बौद्ध धर्म के जो केंद्र है उनके बारे में स्टडी करके उसके जो बौद्ध धर्म की शिक्षा है उनका भी पूरी डिटेल में जो है वो अध्ययन करना था। तो फाहियान की अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता ही है कि एक चीनी यात्री था, प्रथम चीनी यात्री था एक्चुअली में जो भारत आया था। इसके बाद भी दो और चीनी यात्री भारत आए, जिनमें से हेन सांग एक बहुत ही प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। लेकिन फाहियान की अगर हम बात करें तो एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो ये गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसके जैसा कि मैंने पहले बोला कि इसके मुख्य उद्देश्य जो था भारत में आने का, तो बौद्ध तीर्थस्थलों और पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना। वह 399 ईस्वी में चीन से चला और 405 ईस्वी में भारत पहुंचा। तो काफ़ी लंबा समय उसे जो है वो पहुंचने में लगा भारत में। लेकिन भारत में वो लगभग 6 वर्षों तक रहा, 405 ईस्वी से लेकर 411 ईस्वी तक। और इस दौरान उसने जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण नगर थे या फिर केंद्र थे, जिसमें मथुरा, कनौज, श्रीवस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, काशी, राजगृह और इसके अलावा भी और छोटे छोटे जो तीर्थ स्थल थे उन सब की उसने यात्राएं की। और इन जगहों पर जाकर उसने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटाई। और 6 वर्षों में, जो 6 वर्ष वो भारत में रहा, उसमें 3 वर्ष उसने पाटलिपुत्र में ही लगा दिए। तो उसकी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ उसने लिखा जिसका नाम था फोको की, जिसे सीयू की के नाम से भी जाना जाता है। और ये इस ग्रंथ में उसने अपनी आंखों देखा जो भी हाल था वो उसमें सारा वर्णित किया है। तो मौर्य साम्राज्य के गुप्त साम्राज्य के बारे में इस ग्रंथ में फोको में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। पाटलिपुत्र के बारे में उसने बहुत कुछ लिखा, भारतीय समाज के बारे में कि उसमें भारतीय समाज कैसा था, कैसी लोगों की जो है थी परिस्थितियाँ थी, लोग क्या खाते थे, क्या पहनते, किस प्रकार की उनकी सांस्कृतिक गतिविधियाँ थी, उन सब का बड़ी डिटेल में
फाहियान ने अपनी इस ग्रंथ में जो है वो जिक्र किया है। और भारतीय संस्कृति की बात करें या भारतीय इतिहास में खासकर गुप्त साम्राज्य की बात करें तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ये स्रोत है गुप्त शासनकाल को जानने का। गुप्त प्रशासन के बारे में उसने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें दी है। तो फाहियान के ऊपर कई बार 2 नंबर का, कई बार 3 नंबर का और कई बार 4 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फाहियान एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट, अब जो टॉपिक्स हमारे बचे, मुझे लगता है कि बचे हुए हैं या कहीं छूट गए थे जब हम डिस्कस कर रहे थे पूरा डिटेल में। तो मौर्य सेना, जिसमें पहला आता है मौर्य सेना कितने भागों में बंटी हुई थी। तो उसमें मौर्य सेना 4 भागों में बंटी थी, और जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और रथ सेना महत्वपूर्ण थी। और सेना की बात करें तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अशोक के शासनकाल में सेना हालांकि घट गई थी, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम की एक बहुत बड़ी सेना थी जो बाद में कलिंग युद्ध के समय तक अशोक के साथ भी रही। तो 3 भागों में थी, पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी सेना, चौथी थी रथ सेना। अब हम बात करते हैं धर्मघोष। हालांकि ये हमने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन प्रश्न इस प्रकार से आप लोगों को एग्जाम में आता है, धर्मघोष से क्या अभिप्राय या धर्मघोष क्या था। ये एक्चुअली अशोक का जो धम्म था उसी से रिलेटेड है। धम्मघोष पद से अभिप्राय उन नियमों से था जो नैतिकता पर आधारित थे, जैसे बड़ों का आदर करना, छोटे से प्रेम, ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है पहले, पर मैंने इसको यहाँ पे इसलिए ये दे दिया क्योंकि इस तरीके से प्रश्न एग्जामिनेशन में आता है। फिर आता है नेक्स्ट, धम्म महामात्र पद का आशय स्पष्ट करो। ये भी हमने पढ़ा हुआ है अगर आप लोगों को ध्यान हो, लेकिन अलग से किस प्रकार से पढ़ा होता है कि अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उन्हें धम्म महामात्र कहते थे। और ये अधिकारी लोगों को धम्म के अनुसार, जो अशोक का धम्म था उसके अनुसार जीवन जीने के लिए प्रेरित करते थे, उनको शिक्षा वो देते थे घर घर जाकर भी। तो धम्म महामात्र अशोक के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण अधिकारी था जिसने बौद्ध धर्म के प्रसार में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म श्रीलंका कैसे पहुंचा। तो श्रीलंका में हमने पढ़ा कि महेंद्र और संघमित्रा जो अशोक के पुत्र और पुत्री थे, वो बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए श्रीलंका गए, और उनके प्रयासों के कारण शीघ्र ही बौद्ध धर्म वहाँ पे बहुत जल्दी जो है लोकप्रिय हो गया। नेक्स्ट, धर्म महामात्री हमने कर लिया है। नेक्स्ट है तमिलकम पद। तमिलकम पद ये एक प्रश्न है जो कई बार 2 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है। प्राचीन काल में भारत में सुदूर दक्षिण भागों को तमिलकम का नाम दिया जाता था। 4वीं सदी से ही उत्तरी भारत एवं तमिलकम में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित हो चुके थे। तो तमिलकम मतलब कि चोर, चेल और पांड्य, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है कि ये तीनों जो राज्य थे ये दक्षिण भारत के बड़े ही प्रसिद्ध राज्य रहे हैं, और इन राज्यों में हम बात करते हैं कि ये तमिलकम के नाम से जाने जाते हैं। ये वाला क्षेत्र सुदूर दक्षिण मतलब दक्षिण का बिल्कुल जो निचला भाग है। पाषाण काल किसे कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है पाषाण का मतलब पत्थर। पाषाण काल ऐसे स्मारकों को कहा जाता है जो दक्षिण भारत के कुछ समुदाय द्वारा मृत व्यक्ति के शव पर बनाए जाते थे। ये स्मारक बड़े बड़े पत्थरों के बने होते थे। इनकी खुदाई से हमें लौह युग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। लौह युग, आयरन एज के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हमें प्राप्त होती है। महापाषाण जो ऐसे स्मारक जो किसी मृत व्यक्ति के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों के बनाए जाते थे। नेक्स्ट, नागार्जुन। ये यहाँ पे एक्चुअली मैंने अश्वघोष नागार्जुन के बारे में दोनों का जो करना था, अश्वमित्र भी साथ में, लेकिन आगे पीछे तो नहीं, यहाँ हो गए हैं, कोई बात नहीं। 4 महत्वपूर्ण विद्वानों की हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले करेंगे नागार्जुन। यह कनिष्क के काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध दार्शनिक था। ठीक है, उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को लोकप्रिय बनाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उसकी महत्वपूर्ण जो ग्रंथ था उसका नाम था माध्यमिक सूत्र। तो नागार्जुन कनिष्क के काल का एक प्रसिद्ध विद्वान था जिसने बौद्ध धर्म के को लोकप्रिय बनाने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उसने बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका नाम था माध्यमिक सूत्र। बड़ा जरूरी प्रश्न है, एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है। हिंद यूनानी हमने डिस्कस कर लिया, इसलिए इसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, आपने उसमें देख लेना है। पर फिर भी अगर हम बात करें, जिन्होंने 200 ईस्वी पूर्व के में उत्तर पश्चिम भारत के कुछ बड़े भाग पर प्रशासन किया था, और ये लोग यूनान के बैक्टीरिया प्रदेश के रहने वाले थे, जिनका सबसे शक्तिशाली शासक मेनांडर था। मेनांडर के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है डिटेल में, लेकिन फिर भी हिंद यूनानी कौन थे, ये प्रश्न 2 नंबर में आता है।
नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष की मैं बात कर रहा था। दूसरे नंबर पे वसुमित्र, कनिष्क के दरबार का एक प्रसिद्ध विद्वान। उसने कनिष्क द्वारा बौद्ध धर्म की आयोजित की गई चौथी महासभा की अध्यक्षता की थी और उसने महाविभास नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी माना जाता है। ठीक है, तो वसुमित्र, नागार्जुन और अश्वघोष ये तीन महत्वपूर्ण बड़े ही महत्वपूर्ण विद्वान थे। अगर हम बात करें नागार्जुन की, तो उनकी पुस्तक थी महाविभास थी वसुमित्र की और माध्यमिक सूत्र थी नागार्जुन की। ये तो आप लोगों ने थोड़ा सा बुक्स का ध्यान रखना है जो ग्रंथ थे, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। कई बार हम नागार्जुन की बुक जो है वसुमित्र की लिख देते हैं, तो नागार्जुन की जो ग्रंथ था महत्वपूर्ण, उसका नाम था माध्यमिक सूत्र, और वसुमित्र का जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वो था महाविभास, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी माना जाता है। नेक्स्ट आता है अश्वघोष कौन था। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विद्वान था। हालांकि जब हम पढ़ रहे थे कनिष्क के बारे में, उसकी विजयों के बारे में, जब उसने मगध पर आक्रमण किया था, तो अपने साथ वो अश्वघोष को अपने साथ ले गया था। अश्वघोष जो कि एक महान विद्वान था, जिसकी तुलना जो है मिल्टन और कैंट, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं, इंग्लैंड के और साहित्यकार रहे हैं, तो उनसे जो है इसको कंपेयर किया जाता है। और उसकी महत्वपूर्ण जो ग्रंथ था उसका नाम था बुद्ध चरित्र। हालांकि इसके अलावा भी सौंदरानंद और ब्रज सूची, ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे हैं, लेकिन बुद्ध चरित्र सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन और उसके उपदेशों संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन। नागार्जुन की पुस्तक का नाम माध्यमिक सूत्र, वसुमित्र की पुस्तक का नाम महाविभास और अश्वघोष के द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ बुद्ध चरित्र थे। नेक्स्ट, चरक कौन था। कुषाण काल का प्रसिद्ध वैद्य, चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। इलाहाबाद स्तंभ लेख के बारे में मैंने बताया था, लेकिन नोट्स उसमें नहीं डाला था, तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था, उसने इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना की, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है ना। ये समुद्रगुप्त का एक महान शासक था, उस जो है लेख में लिखा गया, इलाहाबाद स्तंभ लेख में जो है लिखा गया, और उसकी विजय और चरित्र के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें इस लेख से मिलती है। नेक्स्ट है उत्तरापथ। मौर्य काल का दूसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ कहलाता था। उत्तरापथ ये कहाँ से कहाँ तक जाता था। यह मार्ग तक्षशिला से आरंभ होकर पंजाब से होता हुआ यमुना नदी के पश्चिम तट तक जाता था। यहाँ से यह मथुरा, मालवा और उज्जैन होता हुआ भ्रास तक पहुँचता था। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण ये ट्रेड जो है रूट था, ठीक है, एक व्यापारिक मार्ग था जो कि उत्तरापथ के नाम से जाना जाता है मौर्योत्तर काल में, मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं रेशम मार्ग की। तो रेशम मार्ग ये तो बड़ा ही प्रसिद्ध टॉपिक रहा है, सिल्क रूट जिसको बोलते हैं। ये प्राचीन काल का सबसे प्रसिद्ध मार्ग रहा है। यह चीन से आरंभ होकर मध्य एशिया और अफगानिस्तान से होता हुआ पश्चिमी एशिया को जाता था। क्योंकि चीन का संपूर्ण रेशम व्यापार इसी मार्ग से होता है, इसलिए इसे रेशम मार्ग भी कहा जाता है। सिल्क रूट के नाम से ये बड़ा ही प्रसिद्ध है। और ये जो रूट है बाद में, ये तो प्राचीन काल से ही बड़ा प्रसिद्ध रहा है, लेकिन बाद में जब +1 में आप लोगों ने पढ़ा कि कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो इस रूट को बंद कर दिया गया, है ना। और जिससे फिर जो यूरोपीय लोग थे वो विवश हो गए कि और रास्ते ढूंढे भारत को ढूंढने के और देशों को ढूंढने के। तो भारत की खोज फिर 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने की थी, ठीक है। तो तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन कब हुआ। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन जो पाटलिपुत्र में हुआ था। चलो ये उसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में हुआ था। चलो ये प्रश्न हालांकि पहले भी डिस्कस किया था हमने। तो ये आज के लिए बस इतना ही है। बस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे इसमें जो है वो जरूरी प्रश्न जो एग्जामिनेशन में आता है। लेकिन अगर इस चैप्टर को और डिटेल में हम करते तो 2-4 और वीडियोस के ऊपर बन सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि सारा का सारा जो नोट्स और जितना भी टॉपिक्स है वो सारे हम टच करें। अगर छूट गया कोई तो आप अपने अध्यापकों की मदद उसमें ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस